नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम सबसे पहले बात करेंगे सौर ऊर्जा क्षेत्र की। प्रधानमंत्री ने सौर उपकरणों के लिए आयात पर निर्भरता को समाप्त करने का आह्वान किया है। 750 मेगावाट के रीवा सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने घरेलू विनिर्माताओं से आत्मनिर्भरता के लिए सौर सेल और मॉड्यूल के उत्पादन को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि रीवा सौर परियोजना एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना है, जिसे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया है। ये देश में ग्रिड समता अवरोध को समाप्त करने वाली पहली सौर परियोजना है। दरअसल ग्रिड समता तब स्थापित होती है जब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा की लागत पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा की लागत की तुलना में कम या बराबर होती है। भारत में वार्षिक सौर सेल विनिर्माण क्षमता लगभग 4 गीगावाट है, जबकि औसत वार्षिक मांग 10 से 15 गीगावाट है। भारत में वर्ष 2019-20 के मध्य लगभग 77.5% सौर सेल और मॉड्यूल का चीन से आयात किया गया था। वर्ष 2019-20 में भारत के सौर उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया। हालांकि ये संख्या आयात की तुलना में कम है, फिर भी ये प्रवृत्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी मदद से ये उद्योग विदेशी बाजार में चीन का मुकाबला कर सकता है। आइए अब घरेलू सौर फोटोवोल्टिक विनिर्माण को समर्थन प्रदान करने वाली मुख्य पहलों के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा के लिए संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना यानी मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम MSIPS सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए बिजली खरीद समझौते की सुनिश्चितता के साथ भारत में सौर फोटोवोल्टिक विनिर्माण की क्षमता स्थापित करना आदि। अगली खबर उद्योग जगत से संबंधित है। एक विशेषज्ञ पैनल ने कारखाना सुरक्षा मानदंडों में आमूलचूल परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। विशाखापत्तनम में LG पॉलीमर्स संयंत्र में स्टायरीन गैस रिसाव की जांच करने वाली उच्चाधिकार समिति ने अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं। इस समिति का सुझाव है कि केंद्र और राज्य स्तरों पर कारखाना सुरक्षा बोर्ड्स को स्थापित करना चाहिए। प्रत्येक कारखाना सुरक्षा कानून को इसके दायरे के अंतर्गत लाया जाए। वर्तमान में ये कानून जैसे कारखाना अधिनियम 1948, इंडियन बॉयलर अधिनियम 1923, विस्फोटक अधिनियम 1884, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 आदि विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के अधीन आते हैं। केंद्रीय कारखाना सुरक्षा बोर्ड को विभिन्न प्रकार के कारखानों के लिए विविध स्तरों पर प्रमुख सुरक्षा मानक निर्धारित करने चाहिए। सभी प्रमुख औद्योगिक दुर्घटनाओं की जांच के लिए एक विशेष जांच शाखा होनी चाहिए। वार्षिक सुरक्षा और पर्यावरणीय लेखा परीक्षण के लिए सक्षम लेखा परीक्षक को नियुक्त किया जाना चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के तहत सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है, जिससे पर्यावरणीय मंजूरी के पश्चात उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। दरअसल वर्तमान में पर्यावरणीय मंजूरी के पश्चात अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निगरानी और विनियामक तंत्र मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि कोविड-19 लॉकडाउन के पश्चात दोबारा प्रारंभ हुए कार्यों के दौरान कम से कम 30 औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें कम से कम 75 लोगों की मृत्यु हुई है। इसलिए ऐसी स्थिति में समिति द्वारा दिए गए सुझाव महत्वपूर्ण हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठनों की। किसान उत्पादक संगठनों के गठन को बढ़ावा देने के लिए परिचालनात्मक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वर्ष 2023-24 तक कुल 10,000 FPOs का गठन किया जाना है। आइए अब FPOs के गठन के लिए दिशा निर्देशों को समझते हैं। FPOs के गठन के लिए यदि पात्रता की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 300 किसानों की सदस्यता वाले FPOs, जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में संघ राज्य क्षेत्रों सहित 100 सदस्यों वाले FPOs इसके लिए पात्र होंगे। FPO का गठन और संवर्धन उत्पाद क्लस्टर क्षेत्र पर आधारित होता है। उत्पाद क्लस्टर क्षेत्र एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां लगभग समान प्रकृति की फसलें उगाई जाती हैं। परियोजना के समग्र मार्गदर्शन, निगरानी आदि के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी की स्थापना की जाएगी। आइए अब जानते हैं कि कार्यान्वयन एजेंसियों में FPO गठन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। इसके अलावा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी अपनी कार्यान्वयन एजेंसियां हो सकती हैं।
एफपीओज के गठन और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों की स्थापना की जाएगी। एफपीओज के वित्तीय आधार को सुदृढ़ करने के लिए सरकार की ओर से इक्विटी अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। एफपीओज के वित्तीय आधार को सुदृढ़ करने के लिए सरकार की ओर से इक्विटी अनुदान की व्यवस्था की गई है। आइए अब जानते हैं एफपीओज के बारे में। एफपीओज किसानों द्वारा गठित एक विधिक इकाई होते हैं। इनके गठन का मुख्य उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन और विपणन प्रक्रिया में इकोनॉमी ऑफ स्केल के माध्यम से सामूहिक लाभ उठाना है। आइए अब जानते हैं एफपीओज के प्रमुख उद्देश्य। कुशल, लागत प्रभावी और संसाधनों के संधारणीय उपयोग के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करना, नए एफपीओज को 5 वर्षों तक वित्तीय और अन्य समर्थन प्रदान करना, कृषि उद्यमिता कौशल के विकास के लिए प्रभावी क्षमता निर्माण प्रदान करना। अगली खबर भारत में लिंगानुपात से संबंधित है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में लगातार 4 वर्षों तक गिरावट के बाद सुधार। सैंपल पंजीकरण प्रणाली के अनुसार वर्ष 2016 से 18 की अवधि में भारत में प्रति 1000 बालिकाओं के जन्म के सापेक्ष 1112 बालकों का जन्म हुआ। सैंपल पंजीकरण प्रणाली एक जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है। ये विभिन्न संकेतकों जैसे जन्म दर आदि के संबंध में वार्षिक अनुमान प्रदान करता है। महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा सैंपल पंजीकरण प्रणाली का आयोजन किया जाता है। जन्म के समय लिंगानुपात में जहां केरल और पश्चिम बंगाल में सुधार दर्ज हुआ है, वहीं बिहार और दिल्ली में गिरावट हुई है। ये स्थिति चीन और वियतनाम की तुलना में बेहतर है। चीन में 1126 जबकि वियतनाम में 1118 है। हालांकि ये स्थिति 1030 और 1050 के बीच के प्राकृतिक अनुपात और 1068 के वैश्विक औसत की तुलना में निराशाजनक है। बालिका भ्रूण के लिए गर्भकालीन जोखिम अधिक होने के कारण किसी भी समयावधि में कुल जन्म दर का 51.3% बालकों के पक्ष में होता है। जन्म के समय निम्न लिंगानुपात के कई कारण हैं, जैसे पुत्रों को अधिक वरीयता, लिंग चयनात्मक गर्भपात आदि। लिंगानुपात में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और देशव्यापी जागरूकता सृजन कार्यक्रम, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम 1994, सुकन्या समृद्धि खाता। ये बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। अगली खबर सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। प्रौद्योगिकी, सूचना, पूर्वानुमान और आकलन परिषद टाइफेक ने कोविड-19 के पश्चात मेक इन इंडिया के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप विषय पर श्वेत पत्र जारी किया। इस श्वेत पत्र में कोविड-19 के बाद भारत को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक रिकवरी के लिए 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रकों के लिए क्षेत्रक विशिष्ट सामर्थ्य, बाजार के रुझान और अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। ये 5 क्षेत्रक हैं: चिकित्सा और स्वास्थ्य, मशीनरी एवं विनिर्माण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कृषि और खाद्य प्रसंस्करण। इस श्वेत पत्र में मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र, वैश्विक आर्थिक संबंधों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पुनर्संशोधित व्यापार नीति, नवीन उभरती तकनीक आदि के लिए नीतिगत विकल्पों की पहचान की गई है। श्वेत पत्र में कुछ प्रमुख अनुशंसाएं भी की गई हैं, जैसे एक समान रोजगार सृजन के लिए संपूर्ण भारत में अर्थव्यवस्था के अग्रणी खंडों में प्रौद्योगिकी क्लस्टरों की स्थापना करना, आयात प्रतिस्थापन और स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना, इजराइल, जापान और जर्मनी के सहयोग से सौर ऊर्जा तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म्स का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वहनीय प्रौद्योगिकी का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वहनीय प्रौद्योगिकी का विकास करना, उच्च मूल्य वाले चिकित्सा उपकरणों प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि वर्तमान में इनमें से अधिकांश का आयात किया जाता है। इसके अलावा नैदानिक परीक्षणों एवं नियामकीय अनुपालन की सुविधा प्रदान करना, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप एक्सचेंज की स्थापना करना, व्यापक प्रभाव वाली 10 प्रभावशाली तकनीकों की पहचान करना और उनके स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना। प्रौद्योगिकी, सूचना, पूर्वानुमान और आकलन परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। ये प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भविष्य के लिए रणनीति का निर्माण करता है, प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा का आकलन करता है और नवाचार का समर्थन करता है। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में।
नौवहन सहायता विधेयक 2020 का मसौदा। पोत परिवहन मंत्रालय ने जनता से सुझाव लेने के लिए इस विधेयक का मसौदा जारी किया है। इस विधेयक के मसौदे को लाइट हाउस अधिनियम 1927 को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, ताकि इसमें सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं, तकनीकी विकास और समुद्री नौवहन के क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को समाहित किया जा सके। पोत परिवहन मंत्रालय ने पुरातन औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इस विधेयक का मसौदा मंत्रालय की इसी पहल का हिस्सा है, ताकि समुद्री परिवहन क्षेत्र की आधुनिक और समकालीन आवश्यकताओं को नवीन विधि में समाहित किया जा सके। आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण असीम पोर्टल। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल कार्यबल को स्थायी आजीविका के अवसर तलाशने में सहायता प्रदान करने के लिए असीम पोर्टल और ऐप का शुभारंभ किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध श्रमिकों और स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप डेटा एकत्र करेगा। इस प्रकार ये विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल को समाप्त करने में सहायता करेगा। इस पोर्टल को बेंगलुरु स्थित बेटर प्लेस नामक एक कंपनी के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा विकसित किया गया है। फिश क्रायो बैंक। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय ने फिश क्रायो बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। ये विश्व में पहली बार होगा जब किसी फिश क्रायो बैंक की स्थापना की जाएगी। ये मछुआरों को हर समय उनकी पसंदीदा मछलियों के शुक्राणुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सुविधा प्रदान करेगा। इससे देश में मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मछुआरे भी समृद्ध होंगे। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के सहयोग से राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड फिश क्रायो बैंक की स्थापना के लिए कार्य करेगा। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स गोल परियोजना। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा गोल परियोजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया। गोल एक डिजिटल कौशल निर्माण एवं परामर्श पहल है। इस पहल के माध्यम से देश भर के अनुसूचित जनजाति के युवकों को व्यक्तिगत रूप से परामर्श यानी मेंटरशिप प्रदान करने के लिए व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, कला और उद्यमशीलता के क्षेत्र से जुड़े अग्रणी व्यक्तियों और विशेषज्ञों से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल और उद्यमशीलता के संबंध में परामर्श प्रदान किया जाएगा। गोल परियोजना को फेसबुक के साथ साझेदारी में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। मंगोलियाई कंजूर। संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत मंगोलियाई कंजूर के 108 वॉल्यूम के पुनर्मुद्रण के लिए एक योजना आरंभ की है। मंगोलियाई कंजूर बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। मंगोलियाई बौद्धों द्वारा इसका काफी सम्मान किया जाता है और वे मंदिरों में कंजूर की पूजा करते हैं। मंगोलियाई कंजूर मंगोलिया को एक सांस्कृतिक पहचान उपलब्ध कराने का भी स्रोत है। भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का शुभारंभ किया गया था। इसे पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और प्रसार करने का अधिदेश प्राप्त है। हागिया सोफिया, तुर्की। हाल ही में हागिया सोफिया नामक इस्तांबुल के एक प्रतिष्ठित संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित किया गया है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी के लिए एक कैथीड्रल चर्च के रूप में इस विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण हुआ था। 1453 ईस्वी में जब इस शहर पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हुआ तो इस इमारत में तोड़फोड़ कर इसे मस्जिद में बदल दिया गया। वर्ष 1934 में इसे एक संग्रहालय बना दिया गया। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है। भाषण 4 द्वीप, बांग्लादेश। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक निर्जन द्वीप है जहां बांग्लादेश ने 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए आश्रय गृह बनवाए हैं। ये पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और बाढ़, अपरदन और चक्रवात के प्रति प्रवण क्षेत्र है। हाल ही में बांग्लादेश ने कोरोना महामारी के दौरान भाषण 4 द्वीप पर बसे रोहिंग्याओं को अन्य किसी स्थान पर स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।